महाराणा प्रताप का यह जीवन हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आज भी कोई चित्तौड़गढ़ जाता है, पूरा देश हल्दी घाटी की माटी को ले जाकर के उसे एक तीर्थ के रूप में सम्मानित करता है। और याद करिए, ये भारत के अंदर ही हो सकता है। महाराणा तो नायक है ही है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा छोड़ करके गया है। स्वामी भक्ति का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या मिल सकता है। बहनों और भाइयों, ये है भारत का इतिहास। जिन्हें भारत के इस इतिहास की जानकारी नहीं, भारत की इस परंपरा की जानकारी नहीं, वे भारत की नदी संस्कृति को भी नहीं जान पाएंगे। उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे कूप मंडूप आज भी भारत के अंदर मौजूद है। वे आज भी कूप मंडूप बनकर के ही जी रहे हैं। याद करिए जब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, पौष पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि के बीच इस सदी के महाकुंभ के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं अभिनंदन कर रहा हूं उन सभी पूज्य संतों का और सनातन धर्मावलंबियों का। जितना कोई विधर्मी और जितना कोई सेकुलर व्यक्ति महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाता था, जितना दुष्प्रचार करता था, उतनी ही बड़ी संख्या में वे लोग प्रयागराज में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके उन्हें चिढ़ाने का काम करते थे। जो कोई बोलता था कि वहां गंदगी है, तो जनता जनार्दन की ओर से, सनातन धर्मावलंबियों की ओर से आता था कि वे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम तो बहता पानी और रमता जो कि कभी गंदा नहीं होता है, कभी अशुद्ध नहीं होता है। ये तो शुद्धता की एक नई परिपाटी इन्होंने डाला कि हमारी आस्था है तो हमें भौतिक चीजों से बहुत लेना देना नहीं है। मेरी आस्था है, मैं त्रिवेणी के इस महासंगम को पवित्र भाव के साथ देखता हूं और उसी पवित्र भाव के साथ 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाता है। राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था। स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया, उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में इन राष्ट्र नायकों का आदर्श हम सब की एक प्रेरणा है और वही प्रेरणा के बल पर हम लोग कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं बहनों और भाइयों, इन राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है। उनको व्यापक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान के बगैर वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उनको एक नई प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त होती है महापुरुषों के जीवन चरित्र से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से। और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन कालखंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुछ चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के
अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता है। महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं तो स्वदेश और स्वधर्म के प्रति क्या समर्पण का भाव होना चाहिए, इसका उदाहरण मध्यकाल में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से हमें प्राप्त होता है। याद करिए, तनिक स्वार्थ के लिए सत्ता के सामने झुकने की प्रवृत्ति से न घट करके उन्होंने स्वाभिमान और सम्मान के साथ साथ स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वे चित्तौड़ के उस इतिहास प्रसिद्ध वंश में पैदा हुए, जिस इतिहास प्रसिद्ध वंश ने देश के अंदर महाराणा सांगा जैसा प्रतापी राजा दिया था। महाराणा सांगा के बारे में कहते हैं कि उनके शरीर में युद्ध भारत के लिए विधर्मियों से लड़ते हुए इतने घाव थे कि उनकी गिनती करना भी कठिन था, लेकिन तब भी उन्होंने भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को और भारत के स्वाभिमान को विधर्मियों के सामने कभी झुकने नहीं दिया था। महाराणा सांगा के समय में भारत का इतिहास बताता है, भारत की सीमाएं ईरान तक पहुंच चुकी थी। और बहनों और भाइयों, महाराणा सांगा के बाद स्थितियां परिवर्तित हुई। एक समय ऐसा भी आ गया था जब महाराणा प्रताप को गद्दी मिली थी, तब ज्यादातर भूभाग, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ में होता है। चित्तौड़गढ़ का मुख्य भूभाग से उन्हें हटना पड़ा था, उनके पहले से ही उनको उससे संबंध समाप्त हो चुका था। लेकिन मात्र 28 वर्ष की उम्र में पहला युद्ध उनको लड़ना पड़ा था। पहला युद्ध 28 वर्ष की उम्र में, और वह भी अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के सामने वो युद्ध लड़ रहे थे। और फिर 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में होता है, मात्र 36 वर्ष की उम्र महाराणा प्रताप की उस समय रहती है, और 36 वर्ष की उम्र में हल्दी घाटी ने उन्हें राष्ट्र नायक बना दिया। याद करिए, मात्र 20,000 सैनिकों के साथ अकबर की लाखों की सेना का मुकाबला करते हुए, उनके मारते हुए, काटते हुए वे लगातार उस युद्ध को लड़ते रहे। सोलर परियोजना के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, माननीय विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अवाड़ा ग्रुप के चेयरमैन श्री विनीत मित्तल जी, सीओ श्री किशोर नायर जी, गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी श्री रामकृष्ण पटवारी जी, अवाड़ा ग्रुप के जो भी पदाधिकारीगण,
अवाड़ा ग्रुप से जुड़े हुए सभी अन्य सम्मानित महानुभाव, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी के विजन कि 2070 में नेट जीरो के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को भारत के अंदर पैदा करने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लेना होगा। और अवाड़ा ग्रुप ने उस चुनौती को स्वीकार किया और आज यहां पर हम लोग 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री के उद्घाटन ता इकोटेक 16 ग्रेटर नोएडा में 5 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के शिलान्यास कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हैं। मैं इसके लिए विनीत जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। क्लीन और ग्रीन एनर्जी यह इस जीव सृष्टि की सबसे बड़ी आज आवश्यकता हो गई है। हम में से हर व्यक्ति पर्यावरण की चुनौतियों से जूझ रहा है। ये केवल ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती मात्र नहीं है, बल्कि हमारे डे टू डे के कार्यों के दौरान भी हम इस बात का अनुभव करते हैं। आप देखते होंगे नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में देश का एनसीआर का क्षेत्र एक गैस चैम्बर बन जाता है। हेल्थ इमरजेंसी लागू करनी पड़ती है। देश के किसी क्षेत्र में अतिवृष्टि का होना, कहीं अनावृष्टि का होना, ये सभी पर्यावरण असंतुलन के जो एक कारक हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे असंतुलित अनियोजित विकास एक कारण है। हमने विकास का जो पैमाना तैयार किया, उसमें पहले से चले आ रहे उन संसाधनों को व्यवस्थित रूप से अगर हमने उसका उपयोग किया होता तो संभवतः विकराल दृष्टि नहीं होती। आजकल आप देख रहे होंगे यूरोप के कई देशों में बाढ़ आई है, सऊदी अरब में बाढ़ आई है, तमाम अन्य देश बाढ़ से पूरी तरह परेशान हैं। फ्रांस हो, जापान, आपके जापान है, स्पेन है, तमाम अन्य देश बुरी तरह प्रभावित हैं। ये सभी चीजें दिखाती हैं कि एक ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम है जिसको झेलने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है। और यह दुनिया के सामने अगर यही रही तो खाद्यान्न का संकट खड़ा करेगा, अस्तित्व का संकट खड़ा करेगा, तमाम प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा। और इसी को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि 2070 तक हमें भारत को जीरो नेट के लक्ष्य को, कार्बन उत्सर्जन जीरो तक पहुंचाने के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इसकी शुरुआत अलग अलग फेजेस में हो रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 22,000 मेगावाट की सोलर एनर्जी के उत्पादन के बड़े लक्ष्य को हम लोगों ने अपने सामने रखा है। प्रदेश के अंदर पहले शहरी क्षेत्रों में जो स्ट्रीट लाइट जलती थी, कहीं पीली, कहीं सफेद, कहीं नीली, कहीं अन्य अन्य कलर की, आज आप देख रहे होंगे हमने पिछले 8 वर्ष में सभी को चेंज करते हुए एलईडी स्ट्रीट लाइट में उसे चेंज किया। परिणाम क्या रहा? ऊर्जा की बचत हुई और नगर निकायों के खर्चे कम हुए और एक जैसी दुधिया लाइट में पूरा नगर जगमगाता हुआ दिखाई देता है। 4 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए, लोगों के खर्चे कम हुए, उनकी बिजली की क्षमता भी कम, यानी बिजली का जो उनकी खपत है वह भी कम हुई। इसी प्रकार से सिंगल यूज प्लास्टिक को
पूरी तरह बैन किया गया, उस पर प्रतिबंध लगाए गए। देश के अंदर सोलर पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नए नए उपाय प्रारंभ हुए और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष पहले जो मात्र 267 मेगावाट सोलर एनर्जी बनती थी, आज ये बढ़कर के लगभग 5000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। और हम लोगों ने इसके लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला के विराजमान होने के साथ ही सूर्य वंश की राजधानी को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी विकसित करने के एक बड़े कार्यक्रम को सरकार आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अवाडा ग्रुप ने यहां दादरी में 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की स्थापना की है, जिसका आज अभी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही इकोटेक 16 में ग्रेटर नोएडा में 5 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आज ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए विनीत मित्तल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन के अनुरूप हम अब सोलर पैनल भी यहां बना पाएंगे। सोलर पैनल से जुड़े हुए जो सेल हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो पाएगा। और यह कार्य अभी मैंने फुल्ली ऑटोमेटेड इस 1.5 गीगावाट से जुड़ी हुई इस फैक्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि कैसे सारा कार्य ऑटोमेटिक तरीके से सब संपन्न हो रहा है। और इसमें भी स्थानीय लोगों को रोजगार के ढेर सारे अवसर उपलब्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सोलर पॉलिसी है और उस पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए अपना इंसेंटिव भी वितरित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है अवाडा ग्रुप का एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप 2070 के पहले ही क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम एक बड़ा कदम आगे बढ़ा पाएंगे। मैं विनीत जी, आपको और आपकी पूरी टीम को, अवाडा ग्रुप को मैं इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और होली की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपने हम सभी को अवाडा ग्रुप को बढ़ावा दिया, सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया। माननीय, आप इस की 64 परियोजनाएं हैं जो यहाँ के जन जीवन को बेहतर बनाएंगी, सरल, सहज, सुगम बनाएंगी और विकास के पथ पर सबको आगे ले जाएंगी। बटन दबा शिलापट का अनावरण और यहाँ के विकास गाथा का एक और स्वर्णिम पृष्ठ, विरासत और विकास एक साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत प्रदेश में निरंतर निवेशकों द्वारा निवेश किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के औद्योगिकीकरण में निश्चित ही रूप से वृद्धि हुई है तथा रोजगार का भी निरंतर सृजन हो रहा है। सरकार निवेशकों का आभार व्यक्त करती है कि वो प्रदेश के औद्योगिक विकास में भविष्य में भी अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को विभिन्न नीतियों के अंतर्गत अनुमोदित विशेष सुविधाएं प्रदान कराने हेतु सदैव तत्पर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में निवेशकर्ताओं एवं उद्योगपतियों के मध्य स्वस्थ एवं सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के दृष्टिगत आज इस समारोह का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नोडल एजेंसी पिकअप द्वारा संचालित प्रदेश की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 और 2017 तथा एक मुश्त पुनर्वासन नीति के अंतर्गत स्थापित इकाइयों को इंसेंटिव प्रदान किए जा रहे हैं। आज के इस समारोह में 14 कंपनियों को प्रोत्साहन
प्रोत्साहन की राशि लगभग 617.26 करोड़ का संवितरण किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रयास। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारे इन निवेशकों को ये चेक प्रदान करें। इस क्रम में मैं सबसे पहले बुला रही हूँ मेजर्स RCCPL लिमिटेड रायबरेली के वाइस प्रेसिडेंट श्री देवाशीष चौधरी जी को, जिनको औद्योगिक अवस्थापना एवं निवेश नीति 2012-17 के अंतर्गत 246 करोड़ की धनराशि का चेक दिया जा रहा है। मेसर्स वरुण लिवरेज लिमिटेड हरदोई के श्री कमलेश कुमार जैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO इंटरनेशनल को 107 करोड़ रुपए की धनराशि का चेक। मेसर्स LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड नोएडा के श्री राजदीप अग्रवाल सीनियर जनरल मैनेजर वित्त एवं अकाउंट को 24 करोड़ का चेक। मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड के श्री अरविंद अग्रवाल जी CMD को 26 करोड़ का चेक। मेसर्स JK सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़ के डॉक्टर राघव पंत सिंघानिया जी को 41 करोड़ का चेक। मेसर्स SLMG बिवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी के श्री राजेश कुमार सब लोग चीफ फाइनेंस ऑफिसर को 61 करोड़ का चेक। मेजर्स पुरुषोत्तम राम फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को 3 करोड़ का चेक। मेजर्स मारुति पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड शामली को 3 करोड़ का चेक। आपकी तालियां बजती रहे। मेसर्स निकिता पेपर्स लिमिटेड शामली को 3 करोड़ का चेक। मेसर्स तिकोला शुगर मिल्स लिमिटेड मुजफ्फरनगर को 3 करोड़ का चेक। मेसर्स चंदपुर इंटरप्राइजेज लिमिटेड बिजनौर को 2 करोड़ रुपए का चेक। मेसर्स गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड हरदोई को 10 करोड़ का चेक। मेसर्स पसोंडिया केबल्स प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद को 7 करोड़ का चेक। और मेसर्स सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के को 75 करोड़ का चेक। तालियां भी उसी अनुपात में बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने सभी निवेशकों और उद्यमियों का करते हैं। आप सब नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर बदलने में हमारा साथ दे रहे हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नई ऊर्जा और असीमित संभावनाओं और सामर्थ्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में समृद्धि और विकास की नई गाथा लिख रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। नमः पार्वती पतिये हर हर। गौतम बुद्ध नगर जनपद NTPC दादरी के इस महत्वपूर्ण स्थल पर राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के भव्य अनावरण समारोह और गौतम बुद्ध नगर जनपद की विकास परियोजनाओं के लिए उद्घाटन लोकार्पण के साथ साथ प्रदेश में निवेशकों को इंसेंटिव वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में
मंच पर उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रभारी मंत्री श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, माननीय विधायक श्री तेजपाल सिंह नागर जी, माननीय विधायक पंकज सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री चंद्र शर्मा जी, नरेंद्र भाटी जी, माननीय विधायक धर्मेश तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गजेंद्र मावी जी, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अमित चौधरी जी, जिलाध्यक्ष शाहपुर नरेश तोमर जी, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर श्री विकास चौहान जी, श्री सत्यपाल प्रधान जी, मनोज गुप्ता जी, श्रीमती गीता पंडित जी, मदन चौहान जी, वाईपी सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी और उपस्थित दादरी और साठा चौरासी के उपस्थित सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एनटीपीसी के इस प्रांगण में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का सौभाग्य आपने प्रदान किया है। मैं आयोजन समिति के साथ साथ माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का और इस आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का, एनटीपीसी परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं तो स्वदेश और स्वधर्म के प्रति क्या समर्पण का भाव होना चाहिए, इसका उदाहरण मध्यकाल में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से हमें प्राप्त होता है। याद करिए, तनिक स्वार्थ के लिए सत्ता के सामने झुकने की प्रवृत्ति से लगट करके उन्होंने स्वाभिमान और सम्मान के साथ साथ स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वे चित्तौड़ के उस इतिहास प्रसिद्ध वंश में पैदा हुए, जिस इतिहास प्रसिद्ध वंश ने देश के अंदर महाराणा सांगा जैसा प्रतापी राजा दिया था। महाराणा सांगा के बारे में कहते हैं कि उनके शरीर में युद्ध भारत के लिए विधर्मियों से लड़ते हुए इतने घाव थे कि उनकी गिनती करना भी कठिन था, लेकिन तब भी उन्होंने भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को और भारत के स्वाभिमान को विधर्मियों के सामने कभी झुकने नहीं दिया था। महाराणा सांगा के समय में भारत का इतिहास बताता है, भारत की सीमाएं ईरान तक पहुंच चुकी थी। और बहनों और भाइयों, महाराणा सांगा के बाद स्थितियां परिवर्तित हुई। एक समय ऐसा भी आ गया था जब महाराणा प्रताप को गद्दी मिली थी, तब
ज्यादातर भूभाग महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ में होता है। चित्तौड़गढ़ का मुख्य भूभाग से उन्हें हटना पड़ा था, उनके पहले से ही उनको उससे संबंध समाप्त हो चुका था। लेकिन मात्र 28 वर्ष की उम्र में पहला युद्ध उनको लड़ना पड़ा था। पहला युद्ध 28 वर्ष की उम्र में, और वह भी अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के सामने वो युद्ध लड़ रहे थे। और फिर 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में होता है, मात्र 36 वर्ष की उम्र महाराणा प्रताप की उस समय रहती है। और 36 वर्ष की उम्र में हल्दी घाटी ने उन्हें राष्ट्र नायक बना दिया। याद करिए, मात्र 20,000 सैनिकों के साथ अकबर की लाखों की सेना का मुकाबला करते हुए, उनके मारते हुए, काटते हुए, वे लगातार उस युद्ध को लड़ते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में एक लेखक अल्बुदायनी कहते हैं, जब अकबर का सेनापति पूछता है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाना चाहिए, तो उसका सेनापति कहता है अपने सैनिकों से, काटो, दोनों ओर से मरने वाले तो ये सब हिंदू ही हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करो, जो भी कटता उसको काटते जाओ। ये उनकी मानसिकता थी भारत के प्रति। अकबर रहा हो या फिर औरंगजेब रहा हो। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था। स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया, उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में इन राष्ट्र नायकों का आदर्श हम सब की एक प्रेरणा है, और वही प्रेरणा के बल पर हम लोग कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं बहनों और भाइयों, इन राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है। उनको व्यापक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान के बगैर वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उनको एक नई प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त होती है महापुरुषों के जीवन चरित्र से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से। और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन कालखंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुछ चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आए हो, जिन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया हो,
जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को रौंदने के लिए तमाम षड्यंत्र किए हो, वे भारत के राष्ट्र नायक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। हम राष्ट्र नायक उसको मानते हैं जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ समर्पित किया हो। महाराणा प्रताप का योगदान, छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का योगदान इस दिशा में अविस्मरणीय है। आने वाली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा का एक नया स्रोत बना रहेगा। और इसीलिए मैं एनटीपीसी परिवार के साथ साथ यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों का और इस समिति का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा की स्थापना इस ऊर्जा के इस केंद्र बिंदु एनटीपीसी में स्थापित किया है। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप का यह जीवन हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आज भी कोई चित्तौड़गढ़ जाता है, पूरा देश हल्दी घाटी की माटी को ले जाकर के उसे तीर्थ के रूप में सम्मानित करता है। और याद करिए, ये भारत के अंदर ही हो सकता है। महाराणा तो नायक है ही है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा छोड़ करके गया है। स्वामी भक्ति का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या मिल सकता है। बहनों और भाइयों, ये है भारत का इतिहास। जिन्हें भारत के इस इतिहास की जानकारी नहीं, भारत की इस परंपरा की जानकारी नहीं, वे भारत की नदी संस्कृति को भी नहीं जान पाएंगे। उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे कूप मंडूप आज भी भारत के अंदर मौजूद है। वे आज भी कूप मंडूप बन करके ही जी रहे हैं। याद करिए जब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, पौष पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि के बीच इस सदी के महाकुंभ के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं अभिनंदन कर रहा हूं उन सभी पूज्य संतों का और सनातन धर्मावलंबियों का, जितना कोई विधर्मी और जितना कोई सेकुलर व्यक्ति महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाता था, जितना दुष्प्रचार करता था, उतनी ही बड़ी संख्या में वे लोग प्रयागराज में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके उन्हें चिढ़ाने का काम करते थे। जो कोई बोलता था कि वहां गंदगी है, तो जनता जनार्दन की ओर से, सनातन धर्मावलंबियों की ओर से आता था कि वे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम तो बहता पानी और रमता जोगी कभी गंदा नहीं होता है, कभी अशुद्ध नहीं होता है। ये तो शुद्धता की एक नई परिपाटी इन्होंने डाला कि हमारी आस्था है तो हमें भौतिक चीजों से बहुत लेना देना नहीं है। मेरी आस्था है, मैं त्रिवेणी के इस महासंगम को पवित्र भाव के साथ देखता हूं और उसी पवित्र भाव के साथ 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने आस्था और आजीविका के एक नए स्रोत को खोला है। उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है और संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारी समृद्धि का मानक बन सकती है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन में महाकुंभ ने करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, आप सबको मैं महाकुंभ की सफलता पर आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। कल मैं बरसाना में था। हमारी ब्रजभूमि इस समय रंगोत्सव में डूबी हुई है। कल वहां लड्डू मार होली थी बरसाना में और आज लठ मार होली है। पूरे रंग से सरोवर हो रखे, क्या देशी क्या विदेशी, क्या भारत के अब क्या दुनिया के लोग भौचक हैं। विदेशियों की समझ ही में नहीं आ रहे क्या है।
उनको तो ये बताया गया था कि यहाँ भेदभाव होता है, जाति के नाम पर लोग बटे हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि न कोई जाति है, न क्षेत्र है, न भाषा है, न पंथ का विवाद है। सब तो एक दूसरे पर रंग गुलाल के साथ, मौज मस्ती के साथ, उत्साह और उमंग के साथ, एकता के एक नए संदेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एकता का जो संदेश महाकुंभ से आगे बढ़ा, होली के उत्सव ने उसे और भी सौहार्द का पुट देकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर दिया। और इसलिए होली के ठीक पहले मुझे दादरी में आने का अवसर प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध नगर जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। 1500 करोड़ रुपए की निवेश की परियोजनाओं को हमने यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी आज उसका शिलान्यास और लोकार्पण किया। और आज प्रातः काल से ही हम लोग यहां पर है। गौतम बुद्ध नगर जनपद में ये मेरा 5वां कार्यक्रम है, 5वां कार्यक्रम है। यानी इससे पहले 4 कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं, जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में निवेश के लिए भी और रोजगार के लिए भी नया अवसर देगा। सबसे पहले हमने सीपी डाटा सेंटर का लोकार्पण किया, जो एआई बेस्ड डाटा सेंटर है। आप सोच सकते हैं डाटा के बगैर आज के दिन पर कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई डाटा की चल रही है, और उस एआई बेस्ड डाटा सेंटर का लोकार्पण, जो उत्तर भारत का पहला ऐसा डाटा सेंटर बना है, उसका लोकार्पण करने के बाद 1000 लोगों को वहां नौकरी और रोजगार मिल रहा है। इसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के एक कार्यक्रम में आए थे, वह यहां पर अपना एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर खोल रहे हैं। 15 एकड़ क्षेत्रफल में हजारों लोगों को नौकरी देंगे। फिर मैंने NAQ का एक नए सेंटर का लोकार्पण किया, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नए सेंटर को यहां लोकार्पित किया है, जो यहां के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे। लाखों लोगों को, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए कार्य करेंगे। और फिर शारदा यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने 600 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी लोकार्पण किया है, जिसमें कैंसर के साथ साथ हृदय रोग के बारे में, किडनी के ट्रांसप्लांट के बारे में और अन्य तमाम बीमारियों की सुपर स्पेशलिस्ट एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। उसका लोकार्पण करने के बाद अब मुझे आपके बीच में दादरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि देखिए यहाँ पे 14 इन्वेस्टर को हमने इंसेंटिव भी दिया, जो पॉलिसी में सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था, उसके भी चेक वितरित हुए हैं, जिसमें मेजर्स RCCPL लिमिटेड रायबरेली, वरुण बेवरेज, LG इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, पसवारा पेपर मिल मेरठ, JK सीमेंट अलीगढ़, SLMG बेवरेजेज बाराबंकी, पुरुषोत्तम राम फूड प्रोडक्ट, फूड इंडस्ट्री लखनऊ, मारुति पेपर लिमिटेड शामली, निकिता पेपर्स शामली, टिकोली शुगर मिल्स मुजफ्फरनगर, जलपुर इंटरप्राइजेज बिजनौर, गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्ट हरदोई, पसौनदिया केबल्स गाजियाबाद और सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, इन सभी को उनके इंसेंटिव मिले हैं। बहनों और भाइयों, पहली बार आप सुन रहे होंगे, पहले निवेशक पैसा देता था निवेश करने के लिए, अब निवेश के बदले सरकार उनसे कह रही है कि हमारे नौजवानों को नौकरी दीजिए, हम तुम्हें पैसा देंगे पॉलिसी के अंतर्गत। और ये पैसा भी आज आप सबके सामने हमने वितरित किया। बहनों और भाइयों, आज ढेर सारी परियोजनाएं आपको दी जा रही हैं, और यहां पर इन्होंने, हमारे यहाँ के विधायक तेजपाल नागर जी ने मुझे कुछ प्रस्ताव भी दिए हैं। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति बन रही है, स्थापित हो रही है, तो एक राजकीय डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाए। एक इन्होंने 100 बेडेड
चिकित्सालय के निर्माण की भी बात की है और साथ साथ एक ITI की बात की है, एक स्टेडियम की भी बात की है। तो बहनों और भाइयों, मैं इन तीनों चारों चीजों को यहां पे स्वीकृति की घोषणा कर रहा हूं। ये सब आपको हम यहां पे उपलब्ध करवा रहे हैं। यहां के बाईपास के लिए और यहां के लिए किसानों से जुड़ी हुई समस्या के बारे में भी उन्होंने कहा है। हमने जिला प्रशासन से कहा है कि उन्हें सर्किल रेट बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे किसान को अच्छा मुआवजा मिल सके। ITI भी जो हम यहां बनाएंगे, जो ITI बनेगा, मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कहूंगा और मुख्य सचिव से भी कहूंगा, ITI ऐसा बनना चाहिए जिसमें यहां के बच्चों को, यहां के नौजवानों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, रोबोटिक के बारे में और मॉडर्न एज से जुड़े हुए जितने भी ऐसे कोर्सेज हैं, इनके बारे में हम उनको बता सके। क्योंकि जब ये बच्चे इसके बारे में जानेंगे तभी यहां पे नौकरी भी कर पाएंगे और जो निवेश हम ला रहे हैं इसका लाभ यहां के लोगों को प्राप्त होगा। यह क्षेत्र तो विकास करेगा ही करेगा, साथ साथ वे स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके स्वयं भी पैसा कमाएंगे और नौकरी देने की बड़ी व्यवस्था अपने स्तर पर भी कर पाएंगे। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा, आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। आज हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज पहचान का संकट नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का संकट नहीं है। 66 करोड़ 30 लाख लोग कुंभ में आए, एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके बारे में देश और दुनिया से आने वाले लोगों को ये लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में खतरा है। अब तो हर व्यक्ति जो कुंभ में आया, महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बना, वो कह रहा भाई इतना अच्छा उत्तर प्रदेश, और इसीलिए तो यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया होगा, इसलिए कृष्ण कन्हैया ने मथुरा में जन्म लिया होगा, अपनी लीला रचाई होगी, इसीलिए माँ गंगा भी अपना आशीर्वाद और माँ यमुना भी अपना सर्वाधिक आशीर्वाद इस उत्तर प्रदेश पर बरसाती है। और जब माँ गंगा और माँ यमुना आ चुकी है, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान महादेव, देवादिदेव महादेव, भगवान विश्वनाथ की पावन धरा यूपी है, तो महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद कहां रहने से कहां आप चूकने वाले हैं। ये निवेश इस दिशा में और ये विकास के कार्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इन विकास की परियोजनाओं के लिए भी हृदय से बधाई देता हूं। कुछ ही दिनों के बाद हम लोग आने वाले हैं, यहां पे बहुत सारे बड़े बड़े कार्य हुए हैं। जैसे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने को लगभग तैयार है, अभी बहुत यानी ट्रायल वहां हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन के लिए अपने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं। और अब तो फिल्मों में शूटिंग किसी को करनी हो तो मुंबई नहीं, अब तो यहीं पे फिल्म सिटी हम लोग बना रहे हैं। यमुना अथॉरिटी नहीं बन गई है। आप में से जो भी इसके इच्छुक हो तो अभी से ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि सुविधा यहीं पे देने जा रहे हैं। यहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, अपैरल पार्क भी बन रहा है, टॉय पार्क भी बन रहा है, और विकास के एक नए युग में अब गौतम बुद्ध नगर जनपद प्रवेश कर चुका है। जितना देश का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, उसका 65 से 70% आपके जनपद में उत्पादन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट देश के अंदर 55 से 60% आपके गौतम बुद्ध नगर जनपद में हो रहे हैं। एक नया हब बनकर के उठा है। इसके लिए बेहतरीन कानून व्यवस्था आवश्यक है, और जीरो टॉलरेंस की जो नीति हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर थी, उसी नीति के अंतर्गत एक कार्यक्रम हो रहे हैं, यह अभियान चल रहा है और उसका परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश का हमारा युवा आगे बढ़े, अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली आए,
बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और वह भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आज है। इस अवसर पर मैं प्रदेश भर की सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को इस दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बेहतरीन सुरक्षा का ये माहौल उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। वे आगे बढ़ेंगी, वे स्वयं स्वावलंबी होंगी, तो हमारा प्रदेश और हमारा देश स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर होकर के प्रधानमंत्री जी के विजन को 2047 में एक विकसित भारत की परिकल्पना में उत्तर प्रदेश भी ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आप सबको आज के इस अवसर पर राष्ट्र नायक महाप्रताप की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं। इतनी ढेर सारी परियोजनाओं के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जिन उद्यमियों को उनके उद्योग लगने के फलस्वरूप इंसेंटिव मिला है, उनका भी मैं हृदय से बधाई देते हुए उम्मीद करता हूं कि अगली बार इससे ज्यादा निवेश उनका यूपी में आएगा और यूपी के लिए वे विकास के इस अभियान को आगे बढ़ा करके नए रोजगार का सृजन करेंगे और उत्तर प्रदेश का हमारा यह युवा देश के विकास में अपना योगदान देते हुए उत्तर प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाएगा। आप सबको होली की मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं चाहूंगी आप सब जरा जोरदार तालियों के प्रणाम से माननीय मुख्यमंत्री जी को विदा दें। इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, एमओ माइक्रोसॉफ्ट श्री राजीव कुमार जी, माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हमारे सभी यहाँ के अधिकारीगण और यहाँ के कार्मिक और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट भारत में और खासतौर पर उत्तर भारत में अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करने के लिए आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच में है। मैं माइक्रोसॉफ्ट की इस उपस्थिति के लिए राजीव कुमार जी को, इनके चेयरमैन और सीईओ श्री सत्या नडेला जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह न केवल नोएडा के लिए बल्कि उत्तर भारत के लिए आईटी सेक्टर के एक नए युग की शुरुआत है और माइक्रोसॉफ्ट ने यह साबित किया है कि आज के दिन पर उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। मुझे जो बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के मुख्यालय के बाहर ये उनका सबसे बड़ा R&D का एक नया सेंटर बनेगा। इस केंद्र की स्थापना हो जाने पर हैदराबाद के बाद अब उत्तर प्रदेश इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के नवीन परिसर का एक नया घर होगा। आईडीसी नोएडा एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से भारत के टेक्निकल इकोसिस्टम को
न केवल सुदृढ़ता प्रदान करेगा बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को और प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएगा। यह एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे इनोवेशन के एक हब के रूप में कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश में माइक्रोसॉफ्ट की उपस्थिति पहले से है। नोएडा में इनके कार्यालय पहले से संचालित हो भी रहे हैं और अब इस 15 एकड़ के भूभाग में इनका यह सेंटर, इस दिशा में इनकी प्रभावी उपस्थिति को न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर भारत के लिए प्रस्तुत हो रही है। मैं इसके लिए इनका हृदय से यहां पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर देश की आबादी का सबसे बड़ा स्केल हमारे पास मौजूद था, लेकिन उसमें स्पीड नहीं थी। इस स्केल को स्पीड के साथ जोड़ने का कार्य पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला और इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर लागू करने के लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। आज निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 500 से अधिक क्लियरेंस हम लोग सिंगल विंडो के माध्यम से प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। जो एमओयू प्रदेश के अंदर कोई भी निवेशक करता है उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था निवेश सारथी के माध्यम से हम लोग करते हैं और जो निवेश प्रदेश के अंदर हो जाता है उस निवेश में इंसेंटिव देने का कार्य भी हम लोग ऑनलाइन ही उसको वितरित करने का कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं और विगत 8-10 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग में 65% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 55% भागीदारी के साथ देश के अंदर नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश का नोएडा और ग्रेटर नोएडा तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में उभरा है और इस दिशा में हम लोगों ने तेजी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो भी कदम बढ़ाए हैं आज उसके बहुत सारे परिणाम आए हैं और मैं खास तौर पर आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में दुनिया की जो सबसे बड़ी गैदरिंग थी महाकुंभ प्रयागराज, यह एआई आर्टिफिशियल का सबसे बड़ा केंद्र बनकर के उभरा है। आपने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने इस पूरे क्षेत्र को, महाकुंभ को एआई की नवीन तकनीक के साथ हमने इसका भरपूर उपयोग महाकुंभ के दौरान किया था और उसके परिणाम स्वरूप 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुजन प्रयागराज आए और सुरक्षित फिर अपने गंतव्य को वापस भी गए, रास्ता की पावन डुबकी लगा करके प्रफुल्लित होकर के गए। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा से बहुत सारे कदमों को आगे बढ़ाया है। खासतौर पर डिजिटल गवर्नेंस की दिशा से प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम बढ़ाए गए हैं, हम लोग गांव-गांव में खाद्यान्न वितरण के कार्यक्रम को ई-पॉस मशीन के माध्यम से उसको सुगमता पूर्वक हर एक उस लाभार्थी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से शासन की योजना का लाभ हर एक लाभार्थी तक पहुंच जाए, इसने भ्रष्टाचार की कमर तोड़ी है और लाभार्थी इसका लाभ ले रहा है।
राज्य सचिवालय में ई ऑफिस व्यवस्था हमने प्रभावी ढंग से लागू की है और उत्तर प्रदेश का युवा डिजिटली सशक्त हो, इसके लिए 2 करोड़ युवाओं को हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, जिसमें 50 लाख नौजवान अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। आईटी और उससे संबद्ध क्षेत्र में हम लोग आईआईटी कानपुर, आईएम लखनऊ, एसजीपीजीआई लखनऊ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, 6G, ड्रोन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, वायरलेस कम्युनिकेशन, मेडिटेक के क्षेत्र में जो 7 हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इन सभी संस्थाओं के साथ मिलकर के हम लोग बना रहे हैं। और यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां पर शोध के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित होंगे, बल्कि 100 स्टार्टअप को भी इसके माध्यम से प्रोत्साहन हम लोग प्रदान करेंगे। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस क्षेत्र में ढेर सारे कार्यक्रमों को, हमारी जो सेक्टोरियल पॉलिसीज है उसमें प्रदेश के अंदर न केवल रोजगार के लिए बल्कि डिजिटल गवर्नेंस के लिए, डाटा सेंटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और एआई जैसे क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सुलभ हो सकें, इस दिशा में सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। और माइक्रोसॉफ्ट जैसे वैश्विक दिग्गज के आने से प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। और जो राजीव कुमार जी ने यहां पर अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा है कि यहां के यूनिवर्सिटीज के साथ में, इंस्टीट्यूशंस के साथ में वे एमओयू करते हुए यहां के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका यह R&D का ये सेंटर न केवल उनका इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के तर्ज पर एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में उभरेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट करके आगे बढ़ाने और उनको अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट देने में सफल होगा। मैं आज के इस अवसर पर, इस ग्राउंड ब्रेकिंग के अवसर पर माइक्रोसॉफ्ट को, राजीव कुमार जी को और उनकी पूरी टीम को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह निवेश न केवल माइक्रोसॉफ्ट के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी सुखद होगा। मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अनेक क्षेत्रों में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आप अनुमान करिए कि देश के अंदर पहला एम्स प्रारंभ होने के साथ 6 एम्स खोलने में लगे हैं 70 वर्ष और 10 वर्ष में देश के अंदर इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कदम बढ़ाए हैं। आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने केवल 12 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। जनपद हैं 75, लेकिन मेडिकल कॉलेज थे 12। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट के स्तर पर 40 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए हैं। निजी क्षेत्र में 37 ऐसे मेडिकल कॉलेज बनकर के आज चालू हो चुके हैं और 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे बने हैं जो पीपीपी मोड पर, जिसमें गवर्नमेंट ने भी अपनी एक पॉलिसी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की जो
जनपद ऐसे थे जहां पर ना निजी क्षेत्र ने ना गवर्नमेंट ने कोई मेडिकल कॉलेज बना पाया था, वहां पर हम लोगों ने नए मेडिकल कॉलेज स्थापना करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, उस क्रम में 3 नए मेडिकल कॉलेज महाराजगंज जनपद में, संभल में और शामली में बन करके तैयार हो चुके हैं। इस सत्र में उसमें एडमिशन भी एनएमसी ने कर लिए है। आने वाले समय में भी बलिया और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमने इस बजट में पैसे की व्यवस्था की है और इसके साथ ही सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि अन्य जो जनपद हमारे बचे हैं, कुल 6 जनपद ऐसे बचेंगे जिनमें मेडिकल कॉलेज अभी बन नहीं पाए हैं, वहां मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में सरकार ने बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। आज उत्तर प्रदेश में 2 एम्स संचालित हैं, गोरखपुर में और रायबरेली में। एम्स के समकक्ष संस्थान बीएचयू वाराणसी में और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रूप में, सेंट्रल संस्थान के रूप में एएमयू में संचालित है। प्रदेश के अंदर हर जनपद में गरीबों को डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो, यह व्यवस्था निःशुल्क सुविधा हर जनपद में हमने उपलब्ध करवाई है। वहां पर सीटी और एमआरआई की सुविधा प्राप्त हो, यह भी व्यवस्था प्रारंभ की है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छे एक्सपर्ट मिले, टेक्निकल हैंड्स मिले, इस सुविधा को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जाए। हर रविवार के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर हर पीएससी में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित होता है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से हम लोग केंद्र और राज्य शासन के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, इनका प्रचार प्रसार भी करते हैं। फ्री में ओपीडी भी चलती है, वहां पे दवा आदि भी उपलब्ध कराई जाती है। शारदा केयर हेल्थ सिटी के लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद श्री चंद शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, चांसलर शारदा यूनिवर्सिटी श्री पीके गुप्ता जी, प्रो चांसलर श्री वाईके गुप्ता जी, सीईओ शारदा ग्रुप श्री प्रशांत गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री ऋषभ गुप्ता जी और शारदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी फैकल्टी मेंबर्स और उपस्थित महानुभाव, शारदा केयर हेल्थ सिटी के लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ आज मुझे आप सबके साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले इस लोकार्पण कार्यक्रम के लिए शारदा यूनिवर्सिटी और पूरे ग्रुप के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण के साथ
शारदा यूनिवर्सिटी के पास अब 1800 बेडेड हॉस्पिटल की सुविधा हो चुकी है, जिसमें 1200 बेडेड पहले से ही शारदा यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज का शारदा हॉस्पिटल के नाम पर पहले से संचालित था, और 600 बेडेड का ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी के साथ ही यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण उन सभी सुपर स्पेशलिटी की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है, और अच्छे विशेषज्ञों को इन्होंने यहाँ पे रखने का प्रयास किया है, जिसके लिए गौतम बुद्ध नगर और उत्तर प्रदेश के वासियों को अब तक एम्स दिल्ली में या फिर देश के अन्य भागों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इस सुविधा के लिए शारदा ग्रुप को मैं सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह एक सेवा भी है और हमारे लिए एक निवेश भी। एक सभ्य सोसाइटी के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ उत्तम आरोग्यता प्राप्त करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य केंद्र होने भी आवश्यक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका सर्वविदित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र ने निवेश करके उत्तम आरोग्यता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सरकार की एक बड़ी मदद की है, और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। देश के अंदर इन दोनों क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, शारदा यूनिवर्सिटी उसका एक उदाहरण आपके सामने है। इस शिक्षा का भी है और स्वास्थ्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के उभरा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं कि अच्छी शिक्षा के अभाव में हमारी प्रगति थम जाती है, और अगर आरोग्यता के उत्तम साधन नहीं है तो समाज के विकास में वह स्थिति एक ब्रेकर जैसी बन जाती है। वो अपने आप में सिस्टम के लिए एक बोझा हो जाता है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अनेक क्षेत्रों में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आप अनुमान करिए कि देश के अंदर पहला एम्स प्रारंभ होने के साथ 6 एम्स खोलने में लगे हैं 70 वर्ष, और 10 वर्ष में देश के अंदर इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कदम बढ़ाए हैं। आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने केवल 12 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। जनपद हैं 75, लेकिन मेडिकल कॉलेज थे 12। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट के स्तर पर 40 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए हैं। निजी क्षेत्र में 37 ऐसे मेडिकल कॉलेज बनकर के आज चालू हो चुके हैं, और 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे बने हैं जो पीपीपी मोड पर, जिसमें गवर्नमेंट ने भी अपनी एक पॉलिसी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की, जो जनपद ऐसे थे जहां पर ना निजी क्षेत्र ने ना गवर्नमेंट ने कोई मेडिकल कॉलेज बना पाया था, वहां पर हम लोगों ने नए मेडिकल कॉलेज स्थापना करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं,
उस क्रम में 3 नए मेडिकल कॉलेज महाराजगंज जनपद में, संभल में और शामली में बन करके तैयार हो चुके हैं। इस सत्र में उसमें एडमिशन भी एनएमसी ने कर लिए है। आने वाले समय में भी बलिया और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमने इस बजट में पैसे की व्यवस्था की है। और इसके साथ ही सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि अन्य जो जनपद हमारे बचे हैं, कुल 6 जनपद ऐसे बचेंगे जिनमें मेडिकल कॉलेज अभी बन नहीं पाए हैं, वहां मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में सरकार ने बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। आज उत्तर प्रदेश में 2 एम्स संचालित हैं, गोरखपुर में और रायबरेली में। एम्स के समकक्ष संस्थान बीएचयू वाराणसी में और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रूप में, सेंट्रल संस्थान के रूप में एएमयू में संचालित है। प्रदेश के अंदर हर जनपद में गरीबों को डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो, यह व्यवस्था निःशुल्क सुविधा हर जनपद में हमने उपलब्ध करवाई है। वहां पर सीटी और एमआरआई की सुविधा प्राप्त हो, यह भी व्यवस्था प्रारंभ की है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छे एक्सपर्ट मिले, टेक्निकल हैंड्स मिले, इस सुविधा को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जाए। हर रविवार के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर हर पीएससी में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित होता है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से हम लोग केंद्र और राज्य शासन के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, इनका प्रचार प्रसार भी करते हैं। फ्री में ओपीडी भी चलती है, वहां पे दवा आदि भी उपलब्ध कराई जाती है। मेरा मानना है कि आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की स्कीम, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की स्कीम, ये देश के अंदर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक हम लोग लगभग 10 करोड़ लोगों को इसके गोल्डन कार्ड भी उपलब्ध करवा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर ये गोल्डन कार्ड जो उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, यानी स्वास्थ्य की सुविधा हर एक व्यक्ति के लिए सुलभ हो सकती है। और इस बार के बजट में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है, प्रदेश भर की जितनी आशा वर्कर होंगे, जितने भी आंगनवाड़ी हैं, एएनएम हैं, होमगार्ड हैं, पीआरडी के जवान हैं, जितने भी गांव के चौकीदार हैं, जितने भी संविदा के कर्मी होंगे, इन सब को भी हम 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्कीम के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे वे किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना स्वास्थ्य का उपचार करा सकते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष विभाग के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तेजी के साथ इसमें सुधार हुआ है। आज मेडिकल के क्षेत्र में भारत, आपने देखा होगा, सरकार थोड़ी भी सुविधा उपलब्ध करवा दे, थोड़ा फैसिलिटेट कर ले, कैसे पूरी दुनिया टूट पड़ती है। महाकुंभ प्रयागराज उसका एक उदाहरण है। 66 करोड़ 30 लाख संतगण और श्रद्धालुजन देश और विदेश से प्रयागराज पहुंचे। आपने देखा होगा, उन्होंने सुविधा की परवाह नहीं की, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि कैसे हम पहुंचेंगे, क्या सुविधा मिलेगी। हमारा प्रयास था, जब महाकुंभ आयोजन करने के पहले जब हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी, हम लोग ये मानते थे कि 1 करोड़ से कम श्रद्धालु प्रतिदिन आएंगे। 45 दिन में 40 से 45 के बीच में श्रद्धालु आएंगे। और हम लोगों ने प्रयास किया था कि संगम नोच से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे 5000 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था दी थी। लेकिन आपने देखा होगा, प्रतिदिन का जो एवरेज आया है, या 1.5 से 2 करोड़ पर डे का आया है। यानी जो हम सोचते थे उससे 3 से 4 गुना श्रद्धालु आते थे। तो स्वाभाविक रूप से हमारी पार्किंग का स्पेस कमजोर पड़ गया।
और लोगों को 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन जैसे ही उनको, चाहे वह भारत का हो, सनातन धर्मावलंबी हो या किसी भी मत मजहब और संप्रदाय का दुनिया का क्यों न रहा हो, जिसने भी संगम में डुबकी लगाई वो प्रफुल्लित होकर के गया, वहां से प्रफुल्लित होकर के गया। और ऐसे ही मैं कह सकता हूं, महाकुंभ प्रयागराज की सफलता के बाद मैं आप सबसे कह सकता हूं, हेल्थ टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है। दुनिया इस ओर भारत को देख रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उपयोग करके हम लोग इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि यह देश का गौतम बुद्ध नगर जनपद एक बहुत बड़ा एआई सेंटर बनने वाला है। आज मैं सुबह से ही इस सेक्टर में जो निवेश हुए हैं या जो होने जा रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों के साथ सुबह से ही मैं जुड़ा हूं। मैंने सीपी के एक डाटा सेंटर का आज यहां पर, जो एआई बेस्ड नॉर्थ इंडिया का पहला डाटा सेंटर है, उसका आज लोकार्पण प्रातःकालीन सत्र में किया। माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़े सेंटर का, जो इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का जो सबसे बड़ा सेंटर होगा, उसका आज हम लोगों ने यहां पे शिलान्यास किया, ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और इसके साथ ही मैंने MAQ का, जो माइक्रोसॉफ्ट का ही 2 दशक से सबसे भरोसामंद सहयोगी है, उसके एक सेंटर का लोकार्पण किया है, जो एआई आधारित इंजीनियरिंग सेंटर है। इन सभी को हम लोगों ने आज यहां पे करने के बाद अब मैं यहां पे शारदा यूनिवर्सिटी में आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां पे वे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इन्होंने प्रयास किया है, गुप्ता जी ने प्रयास किया है, जो हमारी NCR की और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बाहर जाना होता था। हम लोग जब टाटा कैंसर हॉस्पिटल की वो मंगाते हैं, सूची मंगाते हैं, क्या स्थिति है, पता लगता है कि 30% पेशेंट यूपी और बिहार के हैं। बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहां जाते हैं। एम्स दिल्ली में हम देखते हैं, यूपी से काफी बड़े पैमाने पे लोगों को जाना होता था। जब इस प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी, हम सुविधा हम उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ के हॉस्पिटल्स में उपलब्ध करवाएंगे, चाहे वह ऑन्कोलॉजी का हो, कार्डियोलॉजी का हो, नेफ्रो का हो, न्यूरो का हो, तो स्वाभाविक रूप से घर के पास ही लोगों को इस सुविधा प्राप्त होगी। तो आज के दिन पे समस्या पैसे की नहीं है। आयुष्मान भारत में भी पैसा मिल रहा है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में हम पैसा दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए और विभिन्न कंपनियों के द्वारा भी अपने कर्मचारियों के लिए कैशलेस फैसिलिटी उपलब्ध, हेल्थ की उपलब्ध करवाई गई है। और साथ साथ PM रिलीफ फंड से भी और CM रिलीफ फंड से भी हजारों लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो रही है। आज के दिन पे समस्या उपचार करने के लिए धन की नहीं, बल्कि उपचार के लिए अच्छे सेंटर मिले, उस अच्छे सेंटर के रूप में शारदा का यह न्यू हेल्थ केयर सेंटर अपने आप को स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ कोविड कालखंड में जो मैं एक बात बोलना चाहता था कि शारदा हॉस्पिटल ने सरकार के साथ मिलकर के अच्छी सेवा दी थी। और उस समय जब हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे पूरे विश्वास के साथ आपको ये सहयोग करना है, तो उस समय गुप्ता जी ने कहा कि नहीं, हमें जो भी कहा जाएगा हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और मैं उस समय आया भी था यहाँ देखने के लिए। यहाँ शारदा हॉस्पिटल का मैंने उस समय निरीक्षण किया था। मैंने पूछा था कितने बेड्स आप उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा हमारे पास जितनी भी सुविधा हम देंगे, लेकिन 400 से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप जो भी कोविड से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, आपने देखा होगा एक समय जब उस समय दिल्ली के अंदर अव्यवस्था फैली थी, तो दिल्ली से जुड़े हुए पेशेंट नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर जनपद के साथ साथ मेरठ में, गाजियाबाद में, बुलंदशहर में, यहां तक कि शामली और सहारनपुर में तक जाकर के उपचार कराने के लिए मजबूर हो रहे थे, क्योंकि सुविधा यहां पर दी जा रही थी। और उस सुविधा के लिए मैं शारदा ग्रुप को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उस समय जो मानवता के ऊपर सबसे बड़ा संकट था,
इस गौतम बुद्ध नगर जनपद के हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स थे उस समय, उन लोगों ने, चाहे वह शारदा ग्रुप के रहे हों, कैलाश ग्रुप के रहे हों, जितना भी इनको कहा जाता था, ये लोग उसमें सहयोग करते थे और हर प्रकार से लोगों के साथ खड़े होते थे। आज के इस अवसर पर मैं आपके इस नए प्रतिष्ठान के लिए शारदा ग्रुप को हृदय से बधाई देता हूं। यहां के नागरिकों की सुविधा के लिए पूरे गौतम बुद्ध नगर जनपद को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और होली की भी आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके सहयोग और समर्थन के बिना कोई भी कार्य